तो हम बात कर लेते हैं इग्नू का। ये एमए का कोड है जो कि पॉलिटिकल का कोड है, एम पी एस 001। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज के सेशन में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिकॉज हम इस सेशन में इस कोड के, ये बुक जो है पूरा, इस बुक का हम निचोड़ करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे विद चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं आज हम पहले चैप्टर के बारे में। तो हमारा पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो वो क्या है और इसका अध्ययन करना जरूरी क्यों है और क्यों करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये है कि राजनीति व्यवस्था के एक ऐसा स्वरूप जिसमें आपका राज जमा में नीति के रूप में देखा जाता है। यानी कि शासन करने की प्रक्रिया को ही हम राजनीति के रूप में देखते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र पर अगर हम राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, कि कैसे वहाँ पे कानून व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम राजनीति व्यवस्था के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। अब इसमें हमें ये देखने को आता है कि यहाँ पर जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं और यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हैं, ये हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे राजनीति का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत की बात कर ली जाए तो हम इसमें और भी समझ सकते हैं कि राजनीति को समझने के लिए हमारी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि राजनीति जो है कैसे समाज को, देश को चलाने का एक महत्वपूर्ण कारण बन सके, या फिर देश का निर्माण कैसे किया जा सके, देश को कैसे चलाया जा सके, ये आपका पूरा प्रोसेस जो है राजनीति के तहत ही करने में सक्षम हो पाता है। इसीलिए हमें समझना बेहद ही आवश्यक होता है। अब इसी के अंतर्गत हम देखे जाए तो ये आपका पॉलिटिकल जो थ्योरी है हमारा इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही हम देश में कानूनों का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है यह हम जानने के लिए हम पहले बात की जाए तो देखा जाए तो हम इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ही होता है कि हम जब अपने कानून व्यवस्था का ज्ञान लेते हैं और कानून को कैसे निर्माण करते हैं, इसी प्रकार को हम राजनीति व्यवस्था के पहलुओं में या फिर राजनीति व्यवस्था के नज़रों में रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पॉलिटिक्स थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट, यानी कि हम क्यों इसकी स्टडी करें। जैसे कि हमारा ये पहला चैप्टर है तो हम समझ सकते हैं कि राजनीति को स्टडी इसलिए करना जरूरी है ताकि हमारा क्या है, ज्ञान प्राप्ति हो सके कि राजनीति का मतलब क्या है। ठीक है, सिद्धांत के रूप में इतिहास के पन्नों को उठा के देखा जाए तो जैसे हमारे देश में फुट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई जा रही थी तो वो भी तो एक राजनीति थी। तो राजनीति का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे कर पा रहे हैं, कैसे किस तरीके से अपना उस नज़रिए यानी कि शासन व्यवस्था कैसे कर पा रहे, इसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए, देश का कानून बनाने के लिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें राजनीति करने की व्यवस्था को समझना बेहद ही आवश्यक पड़ जाता है। तो ये सारी चैप्टर फर्स्ट में आप लोग पढ़ोगे। क्लियर? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अब सेकंड चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसे हम डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र यानी कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा किया गया शासन और लोगों के हित के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। बेसिकली ये आपका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिया गया है। तो हम इस चैप्टर में लोकतंत्र का जो है बेहद ही अर्थ समझेंगे और लोकतंत्र की भूमिका भी देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे कि लोकतंत्र के कारण जो है हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है। लोकतंत्र से हमारे देश का विकास, देश की स्वरूप, देश के साथ साथ जो है हमारा बोल सकते हो कि गवर्नमेंट्स कैसे वर्क करता है, किस तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से हमारे हर एक लोगों को बोल सकते हो कि एक बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को अधिकार दिया गया, समानता दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया, यानी कि राइट्स दिया गया, फ्रीडम दिया गया है और आपके बोल सकते हैं कि इक्वालिटी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लोकतंत्र में ही प्रदान किए गए हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र जो है हमारे हर एक कार्य को करने में बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। क्यों? क्योंकि देखो, लोकतंत्र के माध्यम से ही ना हम किसी भी चीज़ को करने में सक्षम
सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता रहेगी तभी तो हम कोई कार्य कर पाते हैं भाई। तो इसी चीज़ को हम लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। अब इसके यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने प्रकार के भाई लोकतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम उन डेमोक्रेसी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ लोकतंत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हमारा लोकतंत्र की जो सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमारा थर्ड चैप्टर है आपका अधिकार। अधिकार को हम राइट्स बोलते हैं, राइट्स। ठीक है, यानी कि देखो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि बोल सकते हो कि अधिकार प्रदान किया गया है मनुष्य को, यानी कि ठीक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया कि मनुष्य को उसके जन्म से कुछ कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे लाइक डेट की शिक्षा का अधिकार हो गया, या फिर बोल सकते हो कि हमारे हमारे प्रकार से हमारे 6 प्रकार के जितने भी राइट्स हैं, जैसे पहले हमारे पास 7 थे, संपत्ति का अधिकार भी था। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि हमारा मतलब जैसे कि इकोनॉमिकल राइट्स के रूप में भी था, यानी कि हमारे जो मनी राइट्स के रूप में भी था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार में तो था, तो वो चीज़ हटा के अब कानून का अधिकार उससे बना दिया गया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि राइट्स के आधार पे जो है हम अपने जीवन को कैसे सरल बना पाते हैं, और अपने राइट्स के माध्यम से जो है हम उसका सही अर्थ कैसे समझ पाते हैं, और अपने अधिकार के प्रकृति के रूप में भी हम देखेंगे कि अधिकार के माध्यम से मनुष्य क्या है, अपने जीवन में लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है। अब मान लो कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति पर शोषण हो रहा है, तो आप अपने राइट्स का फ़ायदा उठाते हुए उस व्यक्ति पर क्या कानूनी कार्यवाही कर सकते हो। बोल सकते हो कि कानून के सहारे आप उसके ऊपर जो है बोल सकते हो कि मुकदमा दायर करके जो है आप उसके ऊपर जो है अपने राइट्स की प्राप्ति के लिए बोल सकते हो न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर बोल सकते हो जुडिशरी में जाकर अपना मतलब केस दर्ज कर सकते हो, और राइट्स के माध्यम से अपने जीवन को सरल तरीके से जी सकते हो। राइट्स के यहाँ पर देखा गया कि मानवाधिकार राइट्स जो यानी कि ह्यूमन राइट्स की देखी जाती है कि भाई मनुष्य जो है सर्व रूप में सभी एक दूसरे से समान है, किसी प्रकार का जो है उससे किसी प्रकार से रोक टोक नहीं किया जा रहा है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर था जो कि कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात के लिए तो जिसे हम बोल सकते हैं कि आपके फ्रीडम के रूप में देखा जाए, यानी कि लिबर्टी के रूप में देखा जाता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये होता है फ्रीडम, यानी कि फ्री हो जाना। ठीक है, लाइक डेट की लिबर्टी के रूप में देखा जाता है। तो अब इसमें तो स्वतंत्रता का मतलब वैसे तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि लिबर्टी होता है। तो इस लिबर्टी का अगर मतलब देखा जाए तो एक हिडन सी वाला देखा जाए तो जहाँ पे इंसान को फ्री हो जाता है कि इंसान स्वतंत्र है, किसी चीज़ के लिए वो करने के लिए बाधित नहीं है। स्वतंत्रता का आपका बोल सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता को प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से मानव है प्रत्येक रूप में जो है, चाहे स्त्री हुआ चाहे पुरुष हुआ, वो स्वतंत्र हो गया अपने जीवन को जी सकता है। तो वो हमारा स्वतंत्रता कहलाता है। मनुष्य के ऊपर अगर लाइट बात कर लीजिए तो पहले क्या होता था, स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। तो अब क्या है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद जैसे क्या है, हम आज़ाद हो गए, अपनी इच्छा अनुसार जो है अपना जितना हम चाहें जितना अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा देखी जाती है। ना इसमें नेगेटिव लिबर्टी भी देखेंगे। नेगेटिव लिबर्टी क्या है भाई, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्वतंत्रता प्रदान है कि भाई आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि कहीं पे भी जाके गाली गुली देने लग जाओ अपने आप ही किसी को। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये तो है नहीं कि भाई आप अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग करोगे। तो भाई स्वतंत्रता का नुकसान भी यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई अब सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि बोल सकते हो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, जब हम अपने स्वतंत्रता को बेहतर तरीके से प्रयोग में करके हम दूसरे की भलाई के बारे में सोचे, दूसरे का भला चाहे, तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव आपका लिबर्टी कहलाता है। तो ये आपका स्वतंत्रता का स्वरूप है जो पूर्ण रूप से चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है समानता। समानता यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात की जाए तो मनुष्य को जो है समान रूप में रखने के लिए मनुष्य को इक्वल, यानी कि कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सभी क्या है इक्वल रूप में है, एक दर्जे के रूप में है। यानी कि ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, सभी को एक नज़रिए से कानून के रूप में सभी इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि कानून के रूप में क्या है अमीर अलग है बराबर, वो अलग बात है कि भाई आज जिसके पास पैसा है तो भाई वो कानून को भी अपने हाथ में लेके चलता है।
ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का मतलब ये होता है कि सभी इक्वल हैं, चाहे जाति पात को लेके, चाहे ऊंच नीच को लेके, चाहे अधर्म अधर्म को लेके, सभी को इक्वल बराबर दर्जा दिया गया है। तो ये सारे जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता समानता जो है हमारे क्या क्या है। अब समानता के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि आयाम, यानी कि बोल सकते हैं कि आपके बोल सकते हैं स्वतंत्रता यानी कि इक्वालिटी के बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे कि भाई इक्वालिटी को किस तरीके से पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो कानूनी स्वतंत्रता है, यानी कि ठीक है, कानूनी स्वतंत्रता यानी कि लीगल इक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया, इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो गया, सोशल इक्वालिटी हो गया, यानी कि बोल सकते हो कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो इन सभी समानताओं के बारे में पढ़ेंगे। कानूनी समानता वह समानता होता है जो कानून के रूप में सभी लोगों को बराबर अधिकार के रूप में बनाया गया। और राजनीतिक समानता क्या है कि राजनीति जो चल रही हो सभी के लिए एक तरह की एक प्रकार की नीतियों का निर्माण करे। ये नहीं कि भाई अपने धर्म के बारे में ही सोचे, बस अपने धर्म का विचार करे, अपने धर्म का प्रचार करे, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता वह है जो इकोनॉमिकल रूप में सभी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसमें ये ना देखे कि भाई अमीर है तो भाई इसी के बारे में बेहतर सोचे, गरीब को छोड़ो लात मारो, चाहे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा आर्थिक समानता है। तो ये सारी समानताओं के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में जिक्र करेंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम समानता और न्याय के बारे में भी देखेंगे, यानी कि जुडिशरी भी देखेंगे कि मान लो कि आपको इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा तो आप न्यायालय में जाके ना अपना बोल सकते हो कि अपना बोल सकते हैं कि कानूनी अधिकार के रूप में क्या है कि अपना पेशकश कर सकते हो। अब जैसे दलित वर्गों के लिए ना क्या रखी जाती है, दलित वर्गों के लिए भाई उनका समानता नहीं मिल पाता, उनको समान नहीं लेके चला जाता, तो भाई क्या करते हैं वो कानून का सहारा लेकर ही तो अपना आगे बढ़ते हैं या फिर आरक्षण की मांग करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 5 जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा न्याय, यानी कि जुडिशरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आपका न्यायालय व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। तो हम बोलते हैं कि सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है, जस्टिस जो होता है, जस्टिस हो गया तो न्याय बोलते हैं उसे, तो हम जुडिशरी बोलते हैं न्यायालय व्यवस्था को। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका जस्टिस जो है न्याय के रूप में देखा जाता है। तो न्याय क्या है, हमारे न्यायालय के रूप में है, तो इसीलिए मैंने आपको जुडिशरी बोल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि कानून व्यवस्था का स्वरूप जो कि कानून की रक्षा करने वाले बोल सकते हैं कि न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और बोल सकते हो कि जिला न्यायालय व्यवस्था स्वरूप देखने को मिलता है। तो भाई ये आपका न्याय क्या है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है, चाहे आपका बोल सकते हो मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो आप न्याय पाने के रूप में जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, जिसके कारण आपको न्याय प्राप्त होगी, जिसे जस्टिस के रूप में देखते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हम चैप्टर नंबर 6 में कवर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जो है रचनाओं के रूप में आपके ऊपर शोषण हो रहा है, आपके मतलब बोल सकते हो कि अत्याचार हो रहा है, तो आप उस शोषण के खिलाफ जो है आवाज़ उठा के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो या फिर अधिकारों की मांग करते हुए न्याय प्राप्त कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है आइडिया ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य बोध, यानी कि जो हमारे आइडिया ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य बोध बोलते हैं इसे। लाइक डेट कि ये हमारा क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति समर्पण रहना, अपने देश के प्रति आने वाले खतरे को टालना, अपने देश में प्रेम भावना को उजागर करना, अपने देश में एकता को स्थापित करना, अपने देश में लोगों के बीच प्रेम की भावनाओं को प्रकट करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना, लोगों को एकजुटता में बांधना, लोगों को एक डोरी में पिरोकर लेके साथ आगे चलना, समाज की धारणा में इक्वालिटी को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, अपने झंडे के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति जो है सदा ही बोल सकते हो निष्ठावान समर्पण रहना, अपने देश और अपने मातृभूमि के लिए सदा ही तत्पर रहना और उसके बारे में उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर करना ही हमारा क्या है, एक मोरल ड्यूटीज़ के रूप में देखा जाता है। अब कर्तव्यों की प्रकार देखी जाए तो भाई हमारे कर्तव्यों के बहुत से प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ड्यूटी की बात की जाए तो हमारे बहुत से प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत हमें बोल सकते हैं कि दावा अधिकार होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए दावा करते हैं कि नहीं भाई हमारा क्लेम राइट्स होता है, आपका लिबर्टी राइट्स होता है, पावर्स होता है और ह्यूमैनिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके प्रॉपरली राइट्स के रूप में हमारे बोल सकते हैं कि
सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो ड्यूटीज़ के रूप में हमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप्स। सिटीजनशिप्स की बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान में पहले क्या होता था कि सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो कोई भी 5 वर्ष हमारे देश में रह जाता था तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि किसी भी देश का नागरिक बन जाना, यानी किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि भारत में एक रूल है कि भारत में अब नागरिकता किसको प्राप्त होता है, या तो कोई मतलब विदेशी लड़की किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करके वो भारत में बस जाए तो उसे सिटीजनशिप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या तो कोई व्यक्ति 10 सालों तक भारत में रह जाए तो उसे भी सिटीजनशिप प्राप्त हो जाता है, या कोई व्यक्ति लाइक डेट की कोई बच्चा जो है विदेशी लड़की यहाँ पे आके बस रही हो और उसका जो है उसका बेबी यहाँ पे बॉर्न हुआ तो उस बच्चे को जन्म से ही भारत का नागरिकता प्रदान हो जाता है। ठीक है, अब सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए एक और कारण है कि यहाँ पर हमारे बोल सकते हैं कि जितने भी मुख्य किरदार निभाने वाले हैं उनके रूप में एक समर्पित करते हुए जो है समर्पण करते हुए देश के बारे में भला देश के लिए कुछ योगदान देने की प्रक्रिया में वो एक बेहतर इंसान के रूप में जाना जाता हो, जो वो भारतीय नागरिक कहलाने के योग्य बन पाए, तो उस सिचुएशन में सरकार उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर देती है। तो ये क्या है, हमारी नागरिकता, जिसके अंतर्गत हम नागरिकता की प्रदान करने के साथ साथ जो है हम भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो भारत के नागरिक बनने के साथ साथ जो है हम आम लोगों की तरह ही हम टैक्सेस के रूप में हमारा चार्ज लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई विदेशी हमारे देश में आकर अपना किसी भी तरीके पे टूरिस्ट प्लेस पे जाता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करके देखना पड़ता है, लेकिन सिटीजनशिप प्राप्त हो जाने के कारण क्या है, उस देश के आप नागरिक कहलाने लगते हो तो आपको क्या है, नॉर्मल इंसान की तरह ही आपको वहाँ पे ट्रीट फिर किया जाता है। तो नागरिकता का मतलब ये है कि अपने देश के प्रति अपने आपको नागरिक के योग्य बना लेना, वो आपका नागरिकता कहलाता है, यानी कि सिटीजनशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है संप्रभुता, जिसे हम सर्वोजेनिटी बोलते हैं। ठीक है, सर्वोजेनिटी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम संप्रभुता का अधिकार की बात की जाए तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो देखो यानी कि संप्रभुता का मतलब क्या, यानी कि हम स्वयं अपना बोल सकते हैं कि हमारा स्वयं पे वो आपका देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमारा किसी भी प्रकार का दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई हमारे पे ऊपर रोके ना। संप्रभुता का धारणा की विकास की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वोच्च जो शक्ति होता है हम स्वयं होते हैं। संप्रभुता, सम का मतलब होता है स्वयं। ठीक है, तो उस तरीके की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर संप्रभुता का अधिकार यानी कि टाइप्स ऑफ सर्वोजेनिटी के रूप में पढ़ेंगे कि भाई कितने टाइप्स होते हैं, किस कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी बातें कवर करेंगे। अब उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हम ये भी कवर करने वाले हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता धारणा, यानी कि ऑस्टिन एक विचारक थे, जो आप बोल सकते हो पॉलिटिक्स के विद्वान थे ऑस्टिन। उन्होंने संप्रभुता के बारे में बताया था, तो उनकी बातों को भी यहाँ पे तर्क वितर्क के साथ जो है हम एनालिसिस करने वाले इस चैप्टर में। और ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा की बात की तो बहुवादी के रूप में वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका संप्रभुता के रूप में जो है ऑस्टिन की विचारधारा जो है यहाँ पर प्रकट होते हुए नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 9 कंप्लीट होता है। और संप्रभुता में आपका दलितीय वर्ग व्यवस्था, कानूनी वर्ग व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, तो ये सारी बातें भी इस चैप्टर नंबर 9 में ही कवर करेंगे। तो अब ये कंप्लीट होता है चैप्टर 9। अब हमारा आ जाता है राज्य और नागरिक समाज, यानी कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। देखो राज्य क्या है और नागरिक समाज क्या है। देखो पहली बात तो क्या है कि जो राज्य होता है ना, समाज में रहने वाले नागरिक ही ना एक समाज का निर्माण करते हैं, यानी कि लोगों के समूह, चाहे जिसमें आपके अलग अलग धर्म के लोग हो, अलग अलग जाति वर्ग के लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, और वो समूह अलग अलग समूहों का मिलकर एक समाज का निर्माण करता है, और एक समाज जो है पूर्ण रूप से एक राज्य का निर्माण करने के लिए योग्य बन पाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेटों की बात की जाए तो राज्य का अर्थ होता है स्टेट्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है, अगर बात की जाए तो 16वीं शताब्दी के
हिस्से में इटली की नज़र आया कि स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग समूह के लोग रहते हों, वो हमारे स्टेट कहलाते हैं। यहाँ पर हम नागरिक समाज का अर्थ भी समझेंगे कि नागरिक समाज का अर्थ क्या है, और इसके साथ राज्य की अवधारणा, यानी कि राज्य की क्या थिंकिंग है। कोई भी स्टेट यही चाहेगा ना कि भाई हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूस रहा, हमारा डेवलपमेंट हमारा होता रहे कंटिन्यूस, हम आगे बढ़ते रहें, अपने देश का विकास करते रहें, तभी तो हमारा राज्य का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो नागरिक समाज की अवधारणा भी पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनका क्या ओवरव्यू था, यानी कि क्या उनका कॉन्सेप्ट था, वो क्या सोचते थे, किस तरीके की अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते थे। तो ये चैप्टर नंबर 10 में आप कवर करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 10 में ये भी पढ़ेंगे कि राज्य और नागरिक समाज के बीच क्या संबंध है। तो देखो भाई, राज्य और नागरिक के बीच बहुत गहरा संबंध है। बिकॉज क्या है कि समाज ही मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, ठीक है, और राज्य का हिस्सा एक समाज है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सत्ता का प्राधिकार। सत्ता का प्राधिकार यानी कि पावर ऑफ अथॉरिटी। पावर ऑफ अथॉरिटी की बात की जाए तो देखो, सत्ता क्या होता है। सत्ता का मतलब होता है कि शासन, ठीक है। अब मान लो कि हमारा भारत में किसका भी शासन चल रहा है, भाई बीजेपी सरकार 2024 में उनका शासन चल रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, सत्ता एंड आपके बोल सकते हैं कि अथॉरिटी के रूप में, यानी कि पावर की बात की जाए तो देखो भाई, पावर उसी के पास रहता है जिसका शासन हो रहा हो। पावर उसी के पास रहता है जिसका शासन हो रहा हो, और वही नीति व्यवस्था का निर्माण करता है। सत्ता की बात की जाए तो मार्क्सवादी और पश्चिम उपगम्य व्यवस्था जो है देखने को मिलता है। मार्क्सवादी का यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में जानी जाती है, जो कि आप लोगों को मैंने पिछली सेशन में, यानी कि जो बीएजी सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत बार कवर करवा रखा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये चैप्टर नंबर आप 11 में पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी संकल्पना के साथ साथ यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि विकास के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं कि भाई विकास हमारे जीवन में किस तरीके से योग्य है, और क्यों हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है हम चैप्टर नंबर 11 में कवर करने वाले हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है वैधिकरण, यानी कि लेजिटिमेशन ऑफ बाधिकरण, ठीक है। लेजिटिमेशन एंड बाधिकरण की व्यवस्था की देखी जाए तो इसमें हम क्या देखेंगे कि वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भूमंडलीकरण। यानी कि जो पूरा हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में कि वैश्वीकरण क्या है। आपका लेजिस्लाइजेशन जो है आपका ग्लोबलाइजेशन का ही एक अर्थ है, वही आपका लेजिस्लेशन कह सकते हो, ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो, जिसे हम भूमंडलीकरण के रूप में भी जानते हैं वैश्वीकरण की बात को। तो ये आपका लेजिस्लेशन जो है ये हमारा तब होता है जब हम विश्व स्तर पर जो है अलग अलग देशों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, अलग अलग देशों के साथ उठना बैठना और अपने देशों का विकास करने के बारे में सोचते हैं। तो जब हम देशों के साथ साथ चलकर अपने विकास के बारे में चलते हैं तो वो हमारा बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से आपका भूमंडलीकरण है, जहाँ पर ये आपका देखने को मिलता है कि विश्व के सभी देश एकजुट होकर अपना विकास करें। इसी बात की धारणा होती है कि विश्व के सभी देश जो है ना एक स्थान पर आ जाए, एकत्रित हो जाए और सब हाथ मिलाकर एक दूसरे का साथ मिलाकर जो है अपना विकास करे। ये आपका बोल सकते हो कि वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन जो है आपका महत्वपूर्ण जो है इसका कारण बनता है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 12 है कंप्लीट होता है वैश्वीकरण। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, सविनय अवज्ञा एंड सत्याग्रह। अब देखो इसमें हम देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस एंड दी, यानी कि सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था और सत्याग्रह आंदोलन क्या था, तो ये किसके द्वारा लागू किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किस तरीके से आगे बढ़ाया गया था, कैसे उन्होंने इस आंदोलन का सपोर्ट किया, बखूबी इस आंदोलन का तौहीन भी किया। तो इसे अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो अंग्रेज जो तौहीन कर रहे थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से वो किस तरीके से अंग्रेजों के मतलब खिलाफ मोर्चा लगाए रखे थे, या फिर मोर्चा लगाकर उनको मतलब
मतलब अंग्रेजों को झुकाने का प्रयास कर रहे थे। तो मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन के रूप में जो है अलग अलग जो है आंदोलन हुए थे। तो कुछ कुछ आंदोलन जो है भली भांति हमारे देश का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लोगों में एक जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कारण बना उन आंदोलन, और वो आंदोलन से ही जो है पूर्ण रूप से हमारे देश की प्रगति, देश की स्थिति तथा देश का विकास करने में सक्षमता या फिर निर्भरता देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम ये भी देखें कि ये जो हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति उत्पन्न होने की प्रक्रिया में देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी आपके व्यवहार में, एक सेकेंड, जितने भी हमारे व्यवहार में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इनके माध्यम से जो है देश की प्रगति और देश के खिलाफ जो है हम अपना समर्पण करने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है हम लड़ना भी शुरू कर दिए। व्यवहार में सविनय अवज्ञा, ठीक है, व्यवहार में यानी कि बिहेवियर में भी हमने अपने सविनय अवज्ञा व्यवस्था को धीरे धीरे अब जोड़ना शुरू कर दिया। अब लोग हैं बेहतर तरीके से समझ चुके थे कि हमारे देश का विकास किस तरीके से किया जा सके। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 के बारे में। तो राजनीतिक हिंसा यानी कि पॉलिटिक्स वायलेंस, ठीक है। अब वायलेंस जो था आपका पॉलिटिक्स वायलेंस जो था, अब इसमें क्या है कि हिंसा क्या होता है, सत्ता को बरकरार रखने के लिए, सत्ता पर अपने आप को कायम रखने के लिए बहुत से पॉलिटिक्स पार्टियों के द्वारा जो है सत्ता की जाती है या फिर राजनीति की जाती है। बहुत बार देखने को मिलता है कि उनके द्वारा जो है सड़क दुर्घटना भी करवा दी जाती है, ताकि जो है लोगों का आकर्षण हमारी तरफ हो, ताकि हम सहानुभूति जब दिखाएं लोगों के तरफ तो लोगों का आकर्षण हमारी तरफ हो। तो इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलती है। पूर्ण रूप से आपका देखने को मिलता है कि सत्ता को हासिल करने के लिए जो राजनेता जो है हिंसा धारण कर लेते हैं। हिंसा यानी कि बोल सकते हैं लड़ाई झगड़ा मार धाड़, ये फिर इत्यादि इत्यादि स्वरूप का देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि लोग यहाँ पर अपने विकास को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, अपने विकास के सहारे जो है बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी नहीं पाते। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। अब उसके बाद राजनीतिक हिंसा का रूप की बात की जाए तो यहाँ पर आपका बोल सकते हो आक्रामक भी हो सकता है, हिंसात्मक भी हो सकता है, सैन्य विद्रोह भी हो सकता है, सैन्य के प्रति हम विद्रोह कर रहे युद्ध भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, हिंसात्मक स्वरूप की स्थिति है या फिर इनकी टाइप्स ऑफ वायलेंस की स्थिति है। ठीक है, अब क्रांति सिद्धांत के रूप में भी हम इसी में चैप्टर पढ़ेंगे कि राजनीतिक हिंसा को काबू करने के तरीके भी हम पढ़ेंगे कि भाई राजनीतिक सिद्धांत को काबू करने का मैंने तरीका बहुत बार बता रखा है, या फिर बोल सकते हो कि हिंसा को कैसे काबू कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े गुस्से को कैसे काबू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं है आपको बीएजी प्रोग्राम में यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में, जो कि बीए जो है उसमें करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। अब देखो भाई, हमारा आ जाता है क्लासिक उदारवाद यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म जो है आपका देखने को मिलता है। यानी कि उदारवाद हम इसमें पढ़ेंगे। लिबरलिज्म जो है यहाँ पर क्या है उसके बारे में कवर करेंगे। देखो, उदारवाद एक लचीला भावना होता है जिसका अंतर्गत हम दूसरों के बारे में फिक्र करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, दूसरों की बातों का हमेशा फिक्र करते हुए उनके बारे में सोचना, ख्याल करना इत्यादि, देश की स्वतंत्रता, देश के बारे में सोचना इत्यादि इत्यादि जो है, ये क्या है आपका लिबरलिज्म है। यानी कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को कदर करना और दूसरों के प्रति प्रेम रखना, दूसरे के प्रति समर्पण करना, दूसरों के प्रति हमारी जो सोच व्यवस्था है वो बेहतर स्थिति देखना कि हाँ वो हमारे लिए इतना करता है, हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया है। अब उसके दूसरे से मतलब उससे ज़्यादा मतलब उस व्यक्ति की फिक्र करना या फिर उसके बारे में सोचना। ठीक है, तो समाज के धारणाओं के रूप में देखा जाए तो लोगों के इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है लिबरलिज्म जो है आगे बढ़कर आया। स्वतंत्रता की बात की जाए तो यहाँ पर इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में जो है पूर्ण रूप से लिबरलिज्म जो है विश्व के सभी देशों में फैलता हुआ भी नजर आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको क्यों देखने को मिला, क्योंकि ये मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रख रहा था, स्वतंत्रता प्रदान कर रहा था मनुष्य को। ठीक है, तो ये आपका देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 की बात की जाए तो हमारा क्या है, कल्याणकारी राज्य। चैप्टर नंबर 16 क्या है हमारा, कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट्स।
वेलफेयर स्टेट्स यानी कि जिनका कल्याण हो रहा है, कंटिन्यूस कल्याणकारी हो रहा है भाई, उनके कल्याण, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है, उनकी एक ऐसे सोसाइटी में चेंज किया जा रहा है जो आपका पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो, पूर्ण रूप से आपका फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हो, उस तरीके की आपका देखने को मिलता है कि जितने भी ये कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर वेलफेयर के रूप में यानी कि बोल सकते हो कल्याणकारी रूप में यहाँ पे अलग अलग विचारक अलग अलग बोल सकते हो कि तर्क वितर्क के रूप में अपनी बातें रखते हैं। कल्याणकारी राज्य का होने का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का होना, समानता का होना, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, धर्मनिरपेक्षता होना, ये आपका क्या है? कल्याणकारी राज्य की पहचान है। ठीक है। अब कल्याणकारी राज्य की अवैधिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर राज्य और बाजार जो है बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और व्यक्तिवादी व्यवस्था में अपने आप को फंसा लेते हैं। अब देखो, कल्याणकारी राज्य में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों के बारे में फिक्र करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, न्याय यानी कि जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य में सभी को बराबर तरीके से अधिकार दिया जाता है, सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सभी के तर्क वितर्क की बात की जाए तो उनके हौसलों और तथा उनकी कामयाबी के रूप में जो है उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो कल्याणकारी राज्य जो है वह राज्य होते हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से कल्याण हो रहे हो और वहाँ पर लोगों की व्यवस्था, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो ये आपका कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 क्लियर है। अब बाकी के जो जितने भी चैप्टर्स हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ कवर करेंगे। हम इस फर्स्ट सेशन में आपका प्रॉपर 16 चैप्टर को कवर कर लिए थे। नेक्स्ट सेशन में हम 17 से लेकर 29 तक कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।